नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। आज हम आपको एक ऐतिहासिक घटना से रूबरू कराएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस स्थल पर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं और शहीदों की मूर्तियों का अनावरण किया गया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय हीरोज को श्रद्धांजलि देना और उनकी प्रेरणा से आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करना है। आइए जानते हैं इस स्थल की अहमियत और उद्घाटन समारोह की कुछ खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जिसे 65 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में स्थापित किया गया है। इस स्थल पर 3 प्रमुख मूर्तियों का अनावरण किया गया। ये मूर्तियां भारतीय इतिहास के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं के सम्मान में स्थापित की गई हैं। और इस स्थल का उद्देश्य न केवल राष्ट्र के शहीदों और वीरों को सम्मानित करना है, बल्कि आने वाले पीढ़ियों को उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन समारोह भारतीय राजनीति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में कहा कि ये स्थल हमारे शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र के लिए जीवन भर संघर्ष करने वालों के योगदान को हमेशा के लिए जीवित रखेगा। ये स्थल केवल एक भव्य संरचना नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय धरोहर और प्रेरणा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत का हर नागरिक इस स्थल से प्रेरणा ले सकता है और राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्य को समझ सकता है। ये स्थल उन वीरों और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का एक प्रयास है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया है और यहाँ आने वाले लोग अपनी संघर्षों से प्रेरित होंगे और राष्ट्र सेवा के रास्ते पर चलेंगे। जहां पर इन महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं के साथ साथ इस भव्य म्यूजियम का लोकार्पण होने जा रहा है, इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। देश की 2 महान विभूतियों के जन्म का अद्भुत सुयोग लेकर भी आता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी, इन दोनों महापुरुषों ने भारत की अस्मिता, एकता और गौरव की रक्षा की और राष्ट्र निर्माण में अपनी अमिट छाप छोड़ी। साथियों, आज 25 दिसंबर को ही महाराजा बिजली पासी जी की भी जन्म जयंती है। लखनऊ का प्रसिद्ध बिजली पासी किला यहां से अधिक दूर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान 3 प्रमुख मूर्तियों का अनावरण किया जो राष्ट्र के महान हीरोज के रूप में स्थापित की गई हैं। शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद, इन महान नेताओं के संघर्षों और बलिदानों को सम्मानित करते हुए राष्ट्र प्रेरणा स्थल ने एक संदेश दिया। उनके संघर्षों से हमें हर पल प्रेरणा मिलती है। इस स्थल पर आने वाले लोग इन महान व्यक्तित्वों के लिए जीवन को करीब से जान सकेंगे और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति से जुड़े गीतों और नृत्य प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। इस कार्यक्रम ने न केवल शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता को याद किया,
बल्कि उनके योगदान को भी जीवित रखा। कई स्कूलों और संस्थानों के छात्रों ने इन महान नेताओं की जीवित कहानी को अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से प्रस्तुत किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्देश्य सिर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि देना नहीं है, बल्कि ये युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करने का केंद्र बनाना है। आज के युवा इस स्थल पर आकर अपने राष्ट्र के लिए संघर्ष करने वाले इन नायकों से प्रेरणा ले सकते हैं। ये स्थल आने वाले समय में एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां लोग राष्ट्र की आत्मा, उसकी पहचान और उसके योगदान को जान सकेंगे। बच्चों और छात्रों ने यहां आकर इन महान नेताओं के संघर्षों को जाना और ये महसूस किया कि राष्ट्र सेवा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का डिजाइन बहुत ही अद्वितीय था और प्रभावशाली रहा। यहाँ के आर्किटेक्ट ने इस स्थल को इस प्रकार डिजाइन किया कि यहाँ न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि एक आधुनिक और भव्य संरचना भी है। यहाँ का माहौल शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक है, जहाँ लोग शांति से बैठकर अपने राष्ट्र के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इसके डिजाइन में भारतीय संस्कृति और धरोहर को ध्यान में रखते हुए आधुनिक और पारंपरिकता का संगम देखने को मिलता है। ये ऐतिहासिक राष्ट्र प्रेरणा स्थल आने वाले समय में न केवल भारत के शहीदों और वीरों को सम्मानित करने का स्थल बनेगा, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम न केवल राष्ट्र की धरोहर को संजोने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि उन शहीदों की याद को भी जीवित रखेगा जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल आने वाले समय में लाखों लोगों को प्रेरणा देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली सांसद खेल महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अभी मैं इस प्रतियोगिता के कुछ प्रतिभागी खिलाड़ियों से बात कर रहा था। उनका जोश, उनका जज्बा और उनका उत्साह, उनके शब्दों में मुझे भारत के सामर्थ्य के दर्शन हो रहे थे और जो विश्वास मुझे इन खिलाड़ियों के भीतर दिख रहा था, आज भारत के करोड़ों युवा उसी विश्वास से भरे हुए हैं। इसलिए स्टार्टअप और इसके साथ ही स्पेस, साइंस और स्पोर्ट्स, भारत के युवाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं देश के हर खिलाड़ी से कहना चाहता हूं कि आप केवल अपनी जीत के लिए नहीं खेल रहे, आप देश के लिए खेल रहे हैं और आप तिरंगे के मान सम्मान के लिए खेल रहे हैं। मेरा हर माता पिता से निवेदन है कि अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कीजिए और खेलने के लिए अवसर दीजिए, क्योंकि खेल केवल सीखने का हिस्सा नहीं, खेलना स्वास्थ्य शरीर और इसके साथ ही स्वास्थ्य मस्तिष्क की अनिवार्य है। अब हमें ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट से टेबल टॉप करने को अपना टारगेट बनाना है। आने वाले समय में भारत बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को होस्ट करने जा रहा है। 2030 में भारत अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करेगा। तब पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। आप जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ा मौका होगा। यही नहीं, 2036 में स्पोर्ट्स के सबसे बड़े आयोजन यानी ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भी भारत प्रयासरत है। 2036 ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व वो युवा करेंगे जो आज 10 या 12 साल के हैं। हमें अभी से उसे तलाशना है, तराशना है और राष्ट्रीय पटल पर उसे लेकर आना है। सांसद खेल महोत्सव इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसलिए मैं आज सभी सांसदों से भी कहूंगा, ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने क्षेत्रों में ऐसी प्रतिभाओं को खोजो जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खेलते खेलते ओलंपिक्स में भी भारत का नाम रोशन कर ले।
15 दिसंबर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती का पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीधी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत तमाम दिग्गज हस्तियों ने दिल्ली में सदैव अटल स्मारक जाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान ही तमाम नेताओं ने अटल जी के योगदान को भी याद किया और 5 दिसंबर 1924 को ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वाजपेयी का जन्म हुआ था, जो कि 1996 से 2004 के बीच में 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली और उनकी जयंती को सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के लिए शीर्ष नेताओं ने पहुंचे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल समिति स्थल ने ही वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित की है। उनके अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और इसके साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती वर्ष पर खास समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर लोक भवन में मौजूद उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी श्रद्धांजलि दी, तो वहीं पर सीएम योगी ने कहा कि अटल जी के पितृक भूमि यूपी में होना सौभाग्य की बात है। उनका विराट व्यक्तित्व और राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बताया है कि लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। सीएम योगी ने आगे ये भी कहा कि अटल जी की स्मृतियों को ही जीवंत रखना ही जरूरी है और उन्होंने प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की बधाई देते हुए अटल जी को उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला महान नेता बताया। आज महान राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती है। मालवीय जी के देश की स्वाधीनता आंदोलन में और स्वतंत्र भारत में या स्वतंत्र भारत के लिए किस प्रकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, 1916 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके एक जो दृष्टि दी थी देशवासियों को, उनकी इन सेवाओं की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ यहां के एक महान योद्धा महाराजा बिजली पासी, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए विदेशी हुकूमतों की जड़ों को और आक्रांताओं को पूरी मजबूती से डट करके मुकाबला किया, आज उनकी भी पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर जो हमारी डबल इंजन की सरकार महाराजा बिजली पासी से जुड़े हुए उनके किलों के पुनरुद्धार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है और उस परंपरा से जुड़े हुए उन सभी महान योद्धाओं की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद खेल महोत्सव 2025 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूं। आज का ये अवसर राष्ट्र निर्माण, सुशासन, लोकतांत्रिक मूल्यों को नमन करने का भी दिवस है और अटल जी ने अपने जीवन में सिखाया कि राजनीति सिर्फ सत्ता का साधन नहीं बल्कि सत्ता के माध्यम से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेना है। उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर देश को नई दिशा देने में उन्होंने वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों और युवाओं सभी प्रतिभागियों को आगे बढ़ाने का सपना देखा। आपका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूं और आज का ये अवसर केवल एक तिथि नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को आज नमन करने का भी दिवस है। अटल जी ने अपने जीवन में सिखाया कि राजनीति केवल सत्ता का साधन नहीं है बल्कि सत्ता के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेती है, समाज सेवा का संकल्प लेती है और उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर देश को नई दिशा देने तक, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने तक उन्होंने हमेशा, चाहे देश के वैज्ञानिक हों, देश के शोधार्थी हों, खिलाड़ी हों, युवा हों, सभी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का सपना देखा और आज खेलों के माध्यम से सशक्त, आत्मविश्वासी, अनुशासित युवा उभर कर भारत को आज आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। वो सच में अटल जी के विचारों को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने अभी समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए, सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए समापन अवसर पर हम सभी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन भी किया, उत्साहवर्धन भी किया और अनेक जो खिलाड़ी आज जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उन सभी प्रतिभाओं को उनसे बात करके उनके मनोबल को बढ़ाने का काम भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सभी के लिए प्रेरणा का सूत्र होगा और देश के युवाओं में खेलों के प्रति उनके अंदर एक नई ऊर्जा का, नई उत्साह का संचार करेगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ सांसद खेल महोत्सव, ये केवल एक आयोजन नहीं है बल्कि मैंने देखा है, स्वयं मैं सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया और मैंने देखा कि उनके अंदर एक नया उत्साह, नई उमंग, आगे बढ़ने की प्रेरणा। नोएडा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठाई और कार्यकर्ताओं का कहना था कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की मांग की। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुरुवार सुबह से वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन के लिए समर्पित कर दिया गया। इस एयरपोर्ट पर सुबह पहली कमर्शियल फ्लाइट ने लैंडिंग की। यह फ्लाइट इंडिगो की थी और जिसका एयरपोर्ट पर वाटर कैनन से स्वागत किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी में बताया है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल फ्लाइट लैंड हुई और इंडिगो एयरलाइंस की ही फ्लाइट बेंगलुरु से नवी मुंबई पहुंची और जो इस एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग है, इसका वीडियो सामने आया है। इस अवसर पर ही अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी भी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद रहे।
उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है। वहीं पर घना कोहरा दृश्यता को बेहद ही कम कर रहा है। इससे कि सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहे हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करें और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही ताजा बर्फबारी ने सर्दी को और तीव्र कर दिया है। और इसके साथ ही भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ही उत्तर भारत में कोल्ड वेव की स्थिति 28 दिसंबर तक बनी रह सकती है। और इसके साथ ही आपको बताते चले, दिल्ली एनसीआर में भी घना कोहरा छाया हुआ। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम को ही घने कोहरे की परत जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है, जिससे कि विजिबिलिटी कई जगहों पर 50 से 100 मीटर तक ही सिमट गई है। राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, हालांकि कुछ जगहों पर हल्की राहत मिली है। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला जो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि उत्तर भारत की सांसों की ढाल है। लेकिन आज यही अरावली नई परिभाषा, नई व्याख्या और इसके साथ ही नई आकांक्षाओं के बीच में घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को अरावली की एक समान परिभाषा को मंजूरी दी, जिसके बाद राजस्थान से लेकर दिल्ली तक विरोध, नाराजगी और सवालों का सैलाब उठ खड़ा हुआ। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे अरावली की नई परिभाषा और सुप्रीम कोर्ट का आदेश और पर्यावरण मंत्रालय की प्रेस रिलीज और उन सवालों की पूरी पड़ताल जो आज सड़कों पर गूंज रहे हैं। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली हुई है। ये सिर्फ एक भूगर्भीय संरचना नहीं बल्कि थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ाने से रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार है। अरावली ही वो ढाल है जो दिल्ली एनसीआर को रेत के तूफानों से बचाती है, जो भूजल को संजोती है, जो जैव विविधता का आश्रय है। लेकिन इसी अरावली को लेकर 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने पर्यावरणवादियों की चिंता बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित अरावली की एक समान परिभाषा को मंजूरी दी है। इस नई परिभाषा के मुताबिक केवल वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जिनकी स्थानीय ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक है। यानी जिन क्षेत्रों में पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं, वे अब कानूनी रूप से अरावली की श्रेणी से बाहर हो सकती हैं। यही वह बिंदु है जहां से विवाद की शुरुआत होती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली कोई एक सी ऊंचाई वाली श्रृंखला नहीं है, ये एक सशक्त भूवैज्ञानिक संरचना है। केवल 100 मीटर की सीमा तय कर दी गई है तो अरावली का बड़ा हिस्सा कागजों में अरावली नहीं रहेगा, और अगर अरावली नहीं रही तो वहां खनन के रास्ते खुल सकते हैं। और इसी आशंका के चलते पिछले एक हफ्ते में राजस्थान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। सड़कों पर उतरे पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और विपक्षी दलों ने भी इन आंदोलनों को समर्थन दिया। विरोध बढ़ने के बाद 24 दिसंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहा गया कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार की एक माइनिंग लीज पूरी तरह से रोक लगाई गई है। मंत्रालय ने दावा किया कि यह रोक पूरी अरावली रेंज पर समान रूप से लागू होगी और इसका उद्देश्य अरावली की अखंडता को बनाए रखना है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी नए खनन पट्टे की अनुमति ना दें। भारतीय विनिर्माण अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी कि ICFRE को निर्देश दिया गया है कि पूरे अरावली क्षेत्र में अतिरिक्त ऐसे जोन चिन्हित किए जाएं जहां खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। एक व्यापक मैनेजमेंट फॉर सेंसिटिव माइनिंग तैयार किया जाए। इस योजना में पर्यावरणीय प्रभाव, इलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और पुनर्वास की व्यवस्था शामिल हो। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि योजना सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी की जाएगी। यहीं से असली बहस शुरू होती है। पर्यावरण विशेषज्ञों और जन संगठनों का कहना है कि मंत्रालय की यह घोषणा असल में कोई नया फैसला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के अपने आदेश में यह सब पहले ही कह दिया था। अदालत ने साफ निर्देश दिया था कि जब तक MPSM तैयार नहीं हो जाता तब तक कोई नया खनन पट्टा ना दिया जाए, और जो खदान पहले से चल रही हैं वे भी सख्त पर्यावरणीय शर्तों के साथ ही संचालित हो। विरोध प्रदर्शन में शामिल जन संगठन अरावली विरासत जन अभियान ने पर्यावरण मंत्रालय के प्रेस नोट को पूरी तरह से भ्रामक बताया। संगठन का कहना है कि प्रेस नोट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दोहराता है। पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत कोई नया कानूनी निर्देश जारी नहीं किया गया। 100 मीटर की परिभाषा को खारिज करने की बात प्रेस नोट में कहीं नहीं है। एक समान परिभाषा तय करने से पहले कोई सार्वजनिक परामर्श नहीं किया गया।
संगठन ने सवाल उठाया कि क्या सरकार अरावली को सिर्फ पर्यावरणीय नहीं बल्कि सामाजिक और आजीविका के मुद्दे के रूप में देखने को तैयार है। अरावली क्षेत्र में हजारों गांव बसे हुए हैं जहां लोगों की आजीविका कृषि, पशुपालन और जंगलों पर निर्भर है। खनन बढ़ने का मतलब पानी का संकट, धूल प्रदूषण और स्वास्थ्य पर सीधा असर। लेकिन मंत्रालय के निर्देशों में इन सामाजिक पहलों का जिक्र नहीं किया गया। तो सवाल अब भी कायम है, क्या 24 दिसंबर की घोषणा वाकई अरावली को बचाने की दिशा में एक ठोस कदम है या फिर यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रीपैकेजिंग भर है। अरावली की लड़ाई सिर्फ पहाड़ियों की नहीं है, यह लड़ाई पानी की, हवा की और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। अरावली पर फैसला कागजों से ज्यादा जमीन पर दिखना चाहिए, क्योंकि अगर अरावली टूटी तो सिर्फ पहाड़ नहीं टूटेंगे, उत्तर भारत की सांसें टूटेंगी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।